शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहब कैसे हो आप लोग? बोलना बेड़ू बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, ये जो ऑडिट का सो कॉल्ड टफेस्ट पेपर है ना, उसमें भी हमारा एबीसी एनालिसिस कैसे 100% मैच होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा बकेट लिस्ट कैसे एग्जैक्ट मैच होता है ना, वो अगर आपको देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी वीडियो में मैंने ये भी बात करी है कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए था, इस पेपर में आप पास कैसे हो सकते थे, उसके लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए था, वो भी मैंने उसी वीडियो में बात करी है। तो उसको आपको देखना ही पड़ेगा ना दोस्त। इसके साथ में मैं आपको बताऊं, एमसीक्यू का जो वीडियो है ना, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक भी मिल जाएगा। बस इस वीडियो में अपन पार्ट 2 जो डिस्क्रिप्टिव बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, वो बड़े बड़े क्वेश्चन के बड़े बड़े आंसर क्या हो सकते हैं, सजेस्टेड आंसर आने से पहले अपन अपना खुद का एक दिमाग लगा के सोच सकते हैं कि इसमें क्या क्या सजेस्टेड आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते, एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, एक एक क्वेश्चन को निपटा देंगे। क्वेश्चन 1 ए बात करता है कि एक कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। अच्छा जी, एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात होता है, इसका मतलब ही अदर इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो अदर इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है तो हम जाएंगे 720 में। लेकिन समझते क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन बात कर रहा है कि इसमें अदर इंफॉर्मेशन में डायरेक्टर का रिपोर्ट है, एमडीए है, उसके बाद में सीएसआर का रिपोर्ट है, चेयरमैन का मैसेज है एंड फ्यूचर के प्रोजेक्शन है। इतना सारा अदर इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, है तो है। बोला क्या है कि डायरेक्टर का रिपोर्ट एंड एमडीए जो है ना, वो तुमको ऑडिट रिपोर्ट से पहले ही मिल जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं। चेयरमैन का मैसेज एंड फ्यूचर के प्रोजेक्शन है ना, वो एक्सपेक्टेड है कि बाद में मिल जाएंगे। ऐसे हो सकता है क्या कि अदर इन्फॉर्मेशन बाद में आ जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट बाद की, ऑडिट रिपोर्ट के बाद में आ जाएगा? ऐसे हो सकता है क्या? हाँ भाई, हो सकता है। क्यों? क्योंकि लिस्टेड एंटिटी है। हो सकता है, वेरी वेल हो सकता है, कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो भाई दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है एमडीए में, मिस स्टेटमेंट है। एमडीए क्या है? एमडीए है अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है। जो भी है 20% 10% जो भी है, मिस स्टेटमेंट है कुछ तो। अच्छा जी, चेयरमैन का मैसेज है, उसमें भी कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, ये दिक्कत है। तो देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, लेकिन सर जी क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि बोला है कि तुम्हारे ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या जाएगा। सिंपल सिंपल से बोला है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या जाएगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट के अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में क्या जाएगा। सर जब हम ऐसे 700 पढ़ते ना, तो ऐसे 700 बात करता है कि तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन जाएगा। लेकिन ये बोलता है कि अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में क्या देना है ना, उसके लिए तुमको ऐसे 720 में जाके देखो कि अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसे 720 में जाके देखेंगे कि रिपोर्ट क्या करना है तुमको। और साथ में बोला है कि अगर मैनेजमेंट डज नॉट करेक्ट एमडीए, क्योंकि एमडीए में तो मिस स्टेटमेंट है, अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है। अगर मैनेजमेंट एमडीए को करेक्ट नहीं करता है तो फिर से बोला है कि रिपोर्ट में क्या जाएगा, रिपोर्ट में क्या जाएगा। तो सिंपल सिंपल सी बात है कि बोला है रिपोर्ट में क्या जाएगा, चिल्ला चिल्ला के बोला है इन्होंने कि रिपोर्ट में क्या जाएगा, अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में क्या जाएगा। तो आइए सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या जाएगा। जिस बच्चों ने ए आंसर लिखा है ना, क्या कि पहले हम मैनेजमेंट के पास में जाते हैं, मैनेजमेंट एग्री करता है तो ठीक है, नहीं तो उसके पापा के पास में जाते हैं। फिर हम देखेंगे ऑडिट रिपोर्ट आने से पहले क्या चीज हुई है, ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद में क्या चीज हुई है। फिर इंप्लीकेशन ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर जाता है ए आंसर। मेरे हिसाब से ए आंसर सजेस्टेड आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो क्या होगा? तो देखो ये जो रिपोर्टिंग वाला पोर्शन है ना, ये आंसर तुम्हारा सजेस्टेड आंसर का पार्ट होगा, जिसमें तुम्हारा सेपरेट सेक्शन जाता है अदर इन्फॉर्मेशन करके। इसमें तुमको लिस्टेड एंटिटी केस में क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है एंड कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन है, ये तुमको बताना पड़ेगा। एंड अदर तुम्हारा जो अनलिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटी है ना, उसके लिए कौन सा इन्फॉर्मेशन तुमको ऑब्टेन हुआ है, ये बताना पड़ता है। आंसर के पार्ट में मोटा मोटी ये चीज रहेगी जो तुम्हारे लिए 5 मार्क के लिए रहेगा। क्या रहेगा देखो, सबसे पहले हम क्या बात करते, अदर इन्फॉर्मेशन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट का जिम्मेदारी क्या है एंड ऑडिटर का जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का जिम्मेदारी क्या है, ऑडिटर का जिम्मेदारी क्या है एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ये 3 चीजें देखते हैं अपन। अब ये जो ऑडिटर का जिम्मेदारी है ना, इसमें किधर है, इधर है। ऑडिटर का जिम्मेदारी है ना, उसमें ऑडिटर का जिम्मेदारी क्या है, रीड करना, कंसिडर करना, रिपोर्ट करना। एंड उसके साथ में ही हम बात करेंगे कि अदर इन्फॉर्मेशन हमारे ओपिनियन में कवर नहीं होती है, बस हमारा जिम्मेदारी है रीड करना, कंसिडर करना एंड उसके ऊपर रिपोर्ट करना। अब हम देखते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन में क्या जाता है। अदर इन्फॉर्मेशन को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन हमको ऑडिटर्स रिपोर्ट से पहले मिला है एंड कौन सा इन्फॉर्मेशन हमको एक्सपेक्टेड है लिस्टेड एंटिटी केस में। ये 2 चीज जाएगी, तो ये तुम्हारा रिपोर्ट में जाएगा।
रिपोर्ट में जाएगा। और उसके साथ में अपन बोलते हैं कि कौन सा इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमको ऑडिट रिपोर्ट से पहले मिला है ना, उसको अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के बाद में हमको या तो मिस स्टेटमेंट मिलेगा या फिर मिस स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो अपन क्या स्टेटमेंट डालेंगे कि वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट। लेकिन अगर मिलता है ना तो हम क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट को बता देंगे कि कौन सा मिस स्टेटमेंट है जिसको करेक्ट नहीं किया है। इतनी चीज आती है सर। लेकिन आंसर का पार्ट क्या बनेगा, सबसे पहले देखो पूछा गया कि अदर इन्फॉर्मेशन के रिपोर्ट में पूछा गया तुमको कि अदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या चीज जाएगी, तो ये चीज जाएगी क्या, मैनेजमेंट का जिम्मेदारी, ऑडिटर का जिम्मेदारी, ऑडिटर के ओपिनियन में ये चीज कवर नहीं होती है करके। एंड अदर इन्फॉर्मेशन में हमको क्या इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई हो चुकी है, ऐसी अदर इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करो जो हमको ऑडिटर्स रिपोर्ट से पहले मिली है। तो देखो क्वेश्चन में जाके देखो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर्स रिपोर्ट से पहले मिली है। बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट एंड एमडीए। और तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि लिस्टेड एंटिटी है ना, लिस्टेड एंटिटी है ना, तो कौन सी इंफॉर्मेशन, तो कौन सी इंफॉर्मेशन हमको एक्सपेक्टेड है, तो चेयरमैन का मैसेज एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन हमको एक्सपेक्टेड है। ये दोनों चीजें तुमको आइडेंटिफाई तो करनी पड़ेंगी। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है तुमको कि एमडीए अगर करेक्ट नहीं करता है मैनेजमेंट, तो क्या रिपोर्ट में क्या जाना चाहिए। देखो सर, रिपोर्ट में क्या जाना चाहिए, देखो हमने यहाँ पे बात करी है कि अगर इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है तो एमडीए तुमको पहले मिला है क्या, तुमको पहले मिला है। देखो यहाँ पे लिखा है कि एमडीए तुमको बिफोर मिला है, तो पहले मिला है, तुम उसको चेक करोगे, तुमने चेक किया और तुमको समझा कि मिस स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे देखो अदर इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास में, अदर इन्फॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट तो तुम्हारा नहीं जाएगा कि ऑडिटर हैज नथिंग टू रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास में रिपोर्ट करने के लिए है कि देखो अदर इन्फॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है, 10% 20% का जो भी मिस स्टेटमेंट है तुम ऐसा कैसा यहाँ पे चिपकाओगे। इतना ही आंसर जाएगा तुम्हारा सजेस्टेड में। अब सर बात करते, जिन बच्चों ने ए लिखा है ना, ए ऊपर का आंसर लिखा है ना, मैनेजमेंट के पास में जाएंगे, टीसीडब्ल्यूजी के पास में जाएंगे, रिपोर्ट से पहले, रिपोर्ट के बाद में क्या होगा, इंप्लीकेशन जाएगा ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर। किसी ने लिखा है भाई एडवर्स ओपिनियन, पता नहीं कहाँ से ओपिनियन ही चेंज कर दिया भाई ने, ठीक है। इंप्लीकेशन जाता है, लेकिन यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा इंप्लीकेशन में वो चीज आती है, कम्युनिकेशन में टीसीडब्ल्यू इंप्लीकेशन विड्रॉल भी जाएगा, लेकिन तुमको पूछा है कि रिपोर्ट में क्या जाएगा, ठीक है। तो रिपोर्ट में ए वाला आंसर है ना, ये आने के चांसेस थोड़े कम है। इसको तुम अगर साथ में लिखते हो ना, मतलब तुम्हारा ओरिजिनल जो आंसर है नीचे का उसके साथ में लिखते हो तो कोई बात नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं, आपके कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। लेकिन बस इतना ही लिखा है और इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे, और वो भी आउट ऑफ मिलेंगे या फिर ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, इसके चांसेस थोड़े से कम है। इसके ऊपर तुमको मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि एक आध दूसरा मार्क मिल जाए, हो सकता है वो भी पेपर चेकर के हिसाब से, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात, क्वेश्चन नंबर 1 बी क्या बात करता है, देखो प्रेशर टू मैनेजमेंट, प्रेशर टू मीट एग्रेसिव रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट, किसको प्रेशर रहेगा, मैनेजमेंट को रहेगा। अच्छा जी, ड्यू टू फ्रॉड के बारे में बात करी है। अच्छा जी, फ्रॉड रिस्क फैक्टर, तो सीधा सीधा क्वेश्चन में बोला है फ्रॉड रिस्क फैक्टर, तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि ऐसे 240 का क्वेश्चन है, ऐसे 240 का क्वेश्चन है, ये मुझे यहाँ से समझ में आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि सेल्स इन्फ्लेशन किया है मैनेजमेंट ने, उसके टारगेट को मीट करने के लिए सेल्स को इन्फ्लेट किया है, सेल्स एग्रीमेंट में एंटर किया है, ये सारी बातें उन्होंने करी है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ओवरऑल रिस्पॉन्स को डिटरमाइन करना है, ओवरऑल रिस्पॉन्स को। एक होता है रिस्क असेसमेंट, उसके बाद में आता है रिस्क रिस्पॉन्स। तो बात किसकी हो रही है इधर, रिस्क रिस्पॉन्स की बात हो रही है, ठीक है, रिस्पॉन्स की बात हो रही है। दो चीजों की बात होती है, फ्रॉड के लेवल पे, एफएस लेवल पे एंड असर्शन लेवल पे। क्या बात हो रही है, एफएस लेवल पे एंड असर्शन लेवल पे तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ठीक है सर। अब ये हमारे बुक में किधर है, इसको अपन देखेंगे। देखो यहाँ पे आइए, मैं तुमको बताता हूँ। 240 में अगर आप जाते हो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में, ठीक है, 240 में ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में यहाँ पे देखो 53 नंबर पे, 53 नंबर के पेज नंबर पे आ जाइए। हमने यहाँ पे बात करी है एफएस लेवल पे रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले बात आती है रिस्क असेसमेंट में, आइडेंटिफाई किया रोमम वगैरह, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते। अब ये जो रिस्पॉन्स है ना, उसमें तुमको पूछा है कि एफएस लेवल पे क्या है एंड असर्शन लेवल पे क्या है। और जो हमने एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया है ना, वही एग्जांपल है कि मैनेजमेंट प्रेशर में है, रिस्क ऑफ इन्फ्लेटिंग सेल्स एग्रीमेंट में एंटर किया है, उसके टर्म्स को चेंज किया है। ऐसे जो चीज आती है ना, देखो एग्जाम्पल मैच हो जाता है तुम्हारा एग्जैक्ट जो तुम्हारे क्वेश्चन का पार्ट है करके। ये एग्जांपल हमने 240 के साथ में डिस्कस नहीं किया था, उसके बाद में किधर तो हमने उसके बाद में वापस आके इस एग्जांपल को डिस्कस किया है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कब किया है, लेकिन इस एग्जांपल को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो एग्जांपल है सीधा सीधा तुमको दिख के आ जाता है, सीधा सीधा एग्जांपल में क्वेश्चन में तुमको दिख के आ जाता है। तो ये तो क्लियर है कि 240 का, और यहाँ से ही आंसर है। अब देखते हैं हम, यहाँ से आंसर में तुमको दो चीज पूछी है।
एक है तुम्हारा रिस्पॉन्स जो है ना, देखो रिस्पॉन्सिव प्रोसेस क्या होने चाहिए असर्शन लेवल को लेकर, एक क्या है असर्शन लेवल को लेकर, तो तुम्हारा डिजाइन एंड परफॉर्म फैब, ये वाला आंसर रहेगा, डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट के प्रोसेस, ये असर्शन लेवल को लेकर। एंड एफएस लेवल को लेकर तुमको देखना पड़ेगा ए 3 पॉइंट, ठीक है, ये 3 पॉइंट तुमको लिखने पड़ेंगे एफएस लेवल को लेकर, ठीक है। असाइन एंड सुपरवाइज पर्सनल, जिसके पास में नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटी है, वो सारी चीजें इवेल्युएट करो कि सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो सारी चीजें। एंड तुम्हारा अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट को तुमको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा एफएस लेवल के लिए। उसके साथ में भी मेरा ऐसा कहना है कि मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल के भी 3 पॉइंट अगर आप चेप के आ जाते तो मजा आ जाता। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये जो आंसर है ना, ये आंसर तुमको आइडेंटिफाई होना, थोड़ी सी दिक्कत की बात आती है, थोड़ी सी दिक्कत की बात आती है कि ये आंसर है ना, ये थोड़ा छुपा हुआ आंसर है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तुमको समझ में आ जाएगा, आंसर क्या लिखना है इसमें आपको दिक्कत हो सकती थी, और मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई है। तो भी कोई बात नहीं है, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इस क्वेश्चन पे अपन वैसे भी डिपेंड थे ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर अपन डिपेंड नहीं थे, तो ये अगर गलत होता है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी हमको कोई टेंशन नहीं है। गलत होता है तो होने देना भाई, जाने देना, गलत हो गया तो हो गया, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें गलत हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। बट ये मोस्टली सजेस्टेड आंसर का पार्ट होगा तुम्हारा, एफएस लेवल के ये 3 चीज आती है, एंड असर्शन लेवल पे ये चीज आती है, ये तुमको देखना पड़ेगा, ये तुमको लिखना हो सकता था। अब किसी किसी बच्चे ने क्या किया है, जैसे 330 को ऐड किया है, तो हो सकता है वो भी तुम्हारा सजेस्टेड आंसर का पार्ट हो, रिस्पॉन्स में आता है तो थोड़ा बहुत चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो छोड़ दो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। 1C के बारे में बात करते हैं, प्लान टू इशू प्रोस्पेक्टस। अच्छा जी, प्रोस्पेक्टस इशू करना है, प्रोस्पेक्टस में उसने पीआरएफआई को क्या किया है, ऐड किया है, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऐड किया है, प्रोवाइडिंग एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पीआरएफआई कंपाइल करने के ऊपर के एश्योरेंस रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। देखो कंपाइलेशन देख के सीधा कंपाइलेशन में नहीं जाने का है दोस्त, यहाँ पे बात होती है एश्योरेंस रिपोर्ट, कंपाइलेशन में जाता है क्या, नहीं जाता है ना, कंपाइलेशन इज नॉट एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो क्या है, पीआरएफआई के सीधा सीधा क्वेश्चन पीआरएफआई के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे तुमने पीआरएफआई में ही रहना है, तो इतनी सी बात आती है। समझो क्या क्या बोला है यहाँ पे, तुमको डिटेल दी है कुछ, क्या उसका जो सोर्स होता है ना, वो क्या है तुम्हारा अनऑडिटेड है, मतलब जो सोर्स है ना, जो तुम्हारे सोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ऑडिट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, सब्सिडरी का जो भी है ना उसका ऑडिट नहीं हुआ है, अनऑडिटेड है। अच्छा जी, प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट में उन्होंने क्या किया है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किया है, अच्छा जी, वो तो होना चाहिए। एंड एफआरएफ में तुम्हारे पास में आईएफआरएस है, उसको मॉडिफिकेशन के साथ में, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत क्या है, आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चंस, तुम्हारा एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, किस चीज को तुमने कंसिडर करना चाहिए ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। प्लानिंग परफॉर्मिंग में तुमने किन चीज को ध्यान देना है, किसके लिए, सोर्स को इवेल्युएट करने के लिए, या फिर अनएडिस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए तुमने किन चीज का ध्यान देना था। 1 मिनट रुको, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है तुमको, कि जो अनएडिस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी थी ना, उसका जो सोर्स है ना उसको इवेल्युएट करना है, और उस चीज को तुमने क्या, किन चीज को तुमने कंसिडर करना है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में। सर क्या बात हो रही है, रुको 1 मिनट बता देता हूँ। उसके साथ में ही तुमको दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि तुमको प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट है ना, उसके अप्रोप्रिएटनेस को लेकर तुमको कुछ कुछ बात बतानी है। आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम देखो, हम सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, अनएडिस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब हमारे पास में 2 कंपनी है, 2 कंपनीज का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, अमाउंट का एडिशन करेंगे। यहाँ पे तुम्हारे पास में प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट हुए क्या, नहीं हुए हैं। तो प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट क्या होते हैं, हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे, किसके ऊपर, अनएडिस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे एडजस्टमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो ट्रांजैक्शन अगले महीने होने वाला है या फिर अगले दिन होने वाला है, वो अगर हमने लास्ट मंथ, लास्ट ईयर किया होता, जैसे कि 1 अप्रैल 2025 का ट्रांजैक्शन अगर हमने 24 में किया होता, लास्ट ईयर किया होता, तो हमने क्या किया होता, सारी चीजें, सारे अमाउंट चेंज किए होते। तो एसेट है ना, वो एसेट को हमने क्या किया होता, फेयर वैल्यू पे लिया होता। अगर उस एसेट को हमने फेयर वैल्यू पे लिया होता तो उसका फेयर वैल्यू के ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन आ जाता, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि ये जो लोन है ना, लोन लेकर अगर हमने एक्विजिशन किया है तो उस लोन का इंटरेस्ट हमारा लास्ट ईयर में भी आ जाता। तो ये जो डिप्रिसिएशन का, एडिशनल डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, लोन का एडजस्टमेंट है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है ना, ये एडजस्टमेंट क्या है तुम्हारे पास में, ये प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट है, ठीक है। एक तो हो गया।
और उसके साथ में क्या आते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज को या एफ को मैच करने के लिए जो एडजस्टमेंट आते हैं वो दूसरे टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी थी। अब यहाँ पे समझो कि गिवन केस में क्या दिया है। गिवन केस में ये भी दिया है कि देखो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के एडजस्टमेंट उन्होंने कर दी है, कोई बात नहीं है। सोर्स में उन्होंने बोला है कि अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एंड एफआरएफ में भी उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है। तो हमको कहाँ पे दिक्कत है, सोर्स में अनऑडिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। कहाँ पे लिखा है सर, आ जाइए यहाँ पे 1 मिनट। देखो, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। ठीक है, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंगेजमेंट ये क्या है तुम्हारा 3420। इसमें क्या है 3420 में तुम्हारा प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंगेजमेंट में तुमको क्या देखना पड़ेगा, हमने बात करी थी कि सारी चीजें अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सबसे पहले ये जो तुम्हारा सोर्स है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, उसके ऊपर तुमको एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। कब, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग के स्टेज में ही, कि सोर्स है ना वो अप्रोप्रिएट है क्या। अगर तुम्हारा ऑडिट या रिव्यू नहीं हुआ है, जो कि गिवन केस में अनऑडिटेड है, तो ऑडिट या रिव्यू नहीं हुआ है, तुम क्या करोगे, परफॉर्म करोगे एडिशनल प्रोसीजर्स को तुम क्या करोगे, परफॉर्म करोगे, ताकि ये सेटिस्फेक्शन तुमको मिल जाए सोर्स अप्रोप्रिएट है करके। उसके बाद में हमने बोला था कि अनएडिस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक्सट्रैक्ट किया है अप्रोप्रिएटली, इसके ऊपर तुम क्या करोगे, इसको तुम डिटरमाइन करोगे। मतलब क्या, अप्रोप्रिएटनेस, सारी चीजों का अप्रोप्रिएटनेस, क्या सोर्स अप्रोप्रिएट है क्या, अनएडिस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली एक्सट्रैक्ट किया है क्या, एंड अनएडिस्टेड फाइनेंशियल प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएट है क्या, मतलब सारी चीजें अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, उसके ऊपर तुम क्या करोगे, ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करोगे। अब ये 3 चीजें है ना, ये 3 पॉइंट है ना, ये तुम्हारे आंसर का मेजर पोर्शन बनेगा। क्या कि एक तो है तुम्हारा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सोर्स, उसके लिए तुम क्या करोगे, एडिशनल प्रोसेस को परफॉर्म करोगे। अनएडिस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हुआ है अप्रोप्रिएटली, उसके ऊपर तुम क्या करोगे, ये चीज तुम चेक करोगे। एंड जो तुम्हारा एडजस्टमेंट है ना वो अप्रोप्रिएट है क्या, ये भी तुम क्या करोगे, चेक करोगे। ये हुआ तुम्हारा पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर कि सोर्स को लेकर तुम क्या चीजें चेक करोगे, क्या चीजें कंसिडर करोगे। ठीक है, अब बात आती है पूछा है स्पेसिफिक प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट का अप्रोप्रिएटनेस, जो कि मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ये 2 चीजें है ना तुमको याद रखनी पड़ेगी, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट। चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ये 2 चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। बस मैंने समझाया था अलग तरीके से। मैंने आपको बोला था कि एक होते हैं मैथमेटिकल एडजस्टमेंट, जो तुमको इलस्ट्रेट करते हैं कि फ्यूचर इवेंट का पोटेंशियल इंपैक्ट क्या जाएगा। जैसे कि ये डिप्रिसिएशन, एडिशनल डिप्रिसिएशन जाएगा, ये लोन जो है ना वो लोन के ऊपर क्या है, इंटरेस्ट तुमको एडिशनल जाएगा। ये फ्यूचर इवेंट का जो चीज आती है ना, फ्यूचर इवेंट को जो इलस्ट्रेट करता है ना, वो एडजस्टमेंट एक होते हैं, ये 2 एडजस्टमेंट। एंड दूसरे टाइप के क्या होते हैं, एफआरएफ अकाउंटिंग पॉलिसी को मैच करने के लिए, उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंट होने के लिए जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, वो 2 एडजस्टमेंट होते हैं। अब यही चीज को तुमको बस लिखना कैसे था, वो मैंने बोला था कि आपको बस इसको लिखना कैसे है वो देखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट आपको याद हो जाएंगे, बस उसको लिखना क्या है, वर्डिंग क्या आना चाहिए आपका। पहला जो एडजस्टमेंट है, इलस्ट्रेट द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट, ये आना चाहिए। बस इतना आ गया तो मजे ही मजे है, इलस्ट्रेट द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट। एंड दूसरी चीज में तुमको लिखना चाहिए कि एफआरएफ एंड अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से प्रेजेंटेड कंसिस्टेंटली है पीआरएफआई, उसके लिए जो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं वो वाले एडजस्टमेंट। बात खत्म। इतनी सी चीज थी, ये इंपॉर्टेंट वाला सीन था। अब जाते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। 1 मिनट देना मुझे। हाँ ठीक है, चलो मैंने सारे आंसर वगैरह ओपन किए हैं, क्वेश्चन में हाईलाइट भी कर दिया। अब देखो, एक क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन 2 में देखो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन 2 तुम्हारा ऑप्शन में होना चाहिए था। क्वेश्चन 2 जिसने भी ऑप्शन में छोड़ा है ना, अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 6 ऑप्शन में होना चाहिए था। क्यों, क्या सारी चीजें हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 में क्या था, देखो सबसे पहले देखो, लिस्टेड एंटिटी है 7 साल से एक ही एंगेजमेंट पार्टनर क्या कर रहा है, उसको ऑडिट कर रहा है। तो सबको पता है कि यहाँ पे फैमिलियरिटी थ्रेट आएगा, सबको पता है, तुमको मुझको सबको पता है फैमिलियरिटी थ्रेट आएगा। अच्छा जी, तो क्वालिटी कंट्रोल, रिव्यूअर, चेंज इन एंगेजमेंट पार्टनर की बात होती है, वो सारी चीजें ठीक है। मैनेजमेंट चेंज नहीं करना चाहता एंगेजमेंट पार्टनर, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने क्या बोला है कि एंगेजमेंट पार्टनर को चेंज करना पड़ेगा, ये बोला है क्वेश्चन में। How do you view the above situation from the viewpoint of quality control system in the audit firm? ठीक है, SQC1 के रिक्वायरमेंट को तुमको देखना पड़ेगा, एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को सेट करने के लिए तुम क्या करो, उसको गाइड कर लो, ये बात होती है। अब जब हम इसको नोट्स में आके देखते हैं ना, तो हमको पता है कि लिस्टेड एंटिटी के केस में
लिस्टेड एंटिटी के केस में एंगेजमेंट पार्टनर का रोटेशन तुम्हारा 7 साल से ज़्यादा, मतलब एक ही एंगेजमेंट पार्टनर 7 साल से ज़्यादा उस कंपनी के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, उसका रोटेशन होना चाहिए 7 साल के अंदर। एंगेजमेंट पार्टनर के रोटेशन के बारे में हमने बात करी थी। तो ये 2 पॉइंट थे हमारे पास में। सेफगार्ड्स क्या है, फैमिलियरिटी थ्रेट को कम कैसे करना है, उसके सेफगार्ड्स क्या है, वो 2 पॉइंट है ना। बट मेरे को है ना, मेरे को एक बात नहीं समझ रही है कि ये 2 पॉइंट के लिए तुमको 5 मार्क कौन देगा और क्यों देगा। तो यहाँ पे दिक्कत की बात ये है, ये तो आंसर का पार्ट है, सजेस्टेड आंसर का पार्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सजेस्टेड आंसर का पार्ट है। मुझे टेंशन इस बात की है कि इसके साथ में और क्या, इसके साथ में और क्या, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना तो इसमें तो इतना ही पूछा है तुमको, इतना ही पूछा है, इससे ज्यादा तुमको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैंने ना प्रोनाउंसमेंट में जाके देखा तो उसमें भी कुछ ऐसी खास बात नहीं है, इसमें भी सेम चीज आती है सेटिंग आउट का एंड तुम्हारा ऑडिट ऑफ एफएस में, इसमें उतनी सी बात आती है कि एंगेजमेंट पार्टनर तुम्हारा 7 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा ये बड़ा वाला आंसर है ना, ये पूरा आंसर वो सजेस्टेड में दे सकते हैं, या फिर मेरे को ऐसे लगता है कि इसके साथ में ना वो कुछ तो गड़बड़ करके दे देंगे। जैसे कि क्या, जैसे कि वो तुमको बोल सकते कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की क्या जिम्मेदारी हो सकती है उसके बारे में, या फिर ये दोनों के बीच में मतभेद आता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, तो क्या, तो ऐसे कुछ तो एडिशनल वो सजेस्टेड आंसर में देंगे और तुमको भटकाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये आंसर अगर आपने अटेम्प्ट किया है ना तो हो सकता है कि आपको 5/5 नहीं आएंगे, हो सकता है आपको 2 मार्क या 2-3 मार्क आ जाए, ठीक है, 2 मार्क आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे हिसाब से मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये आंसर मैं एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करता, इस वजह से नहीं कि मेरे को आता नहीं है, इस वजह से कि यहाँ पे और क्या लिखना है, और क्या लिखना है, 2 पॉइंट तो मैंने लिख लिए, और क्या लिखना हो सकता था वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। या फिर इसका सजेस्टेड आंसर कैसे आएगा, 5 मार्क यहाँ पे कैसे आएंगे वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ए है, यहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर मतलब कौन है, ऑडिटर्स एक्सपर्ट है, ये भी तुमको बता दिया, ऑडिटर्स एक्सपर्ट है। इसने क्या किया है, इसने एक बहुत ही बढ़िया चीज करी है, एजम्पशंस एंड मेथड का यूज किया है। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि CA व्हाइल इवेल्युएटिंग द एडुकेसी ऑफ द वर्क, ऑब्जर्व किया है उसने कि एक्सपर्ट के वर्क में इन्वॉल्व हुआ है यूज ऑफ सिग्निफिकेंट यूज ऑफ एजम्पशंस एंड मेथड, एक्सपर्ट के वर्क में सिग्निफिकेंट एजम्पशंस एंड मेथड यूज हुए हैं, कॉन्सिक्वेंटली उसको टेस्ट करना है रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एजम्पशंस एंड मेथड्स। तो ऐसे के हिसाब से बताओ सर, मैं तुमको बताऊं, जिन बच्चों ने एडुकेसी वाला आंसर लिखा है, हो सकता है कि तुम्हारा आंसर मैच नहीं होगा, हो सकता है सजेस्टेड आंसर मैच नहीं होगा। मेरे हिसाब से अभी तक नहीं, अभी तक आया नहीं है कुछ, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जो आएगा उसके हिसाब से देख लेना। लेकिन मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन कहाँ पे लेकर जा रहा है मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एजम्पशंस एंड मेथड जो है ना, वो रिलेवेंस एंड उसका रीजनेबलनेस उसको टेस्ट करना है, उसकी तरफ लेकर जा रहा है। देखो सर, ऐसे 620 किधर गया, ऐसे 620 में हमारा एकदम एंड से पहले, एकदम एंड से पहले हमारे पास में एक पैरा आता है एजम्पशंस एंड मेथड्स का, किधर गया, हाँ, एजम्पशंस एंड मेथड्स का पैरा आता है। तो ये चीज है जो मैंने आपको बताई थी कि ये पैरा अलग से आता है, जो तुमको मैंने कहा से तो उठा के डाल दिया था कि ये चीज है ना, ये एजम्पशंस एंड मेथड का पैरा है, जिसको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके ऊपर पहले कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन साथ में रिवीजन वीडियो में भी मैंने ये बोला है कि साथ में इसको बस एक बार रीड करके जाना, ये 4 पॉइंट को, ये 4 पॉइंट को रीड करके जाना। रिवीजन वीडियो जाके देखो ना भाई, एकदम एंड में मैंने बोला है कि ये 4 पॉइंट तो एटलीस्ट रीड करके जाना, ताकि क्वेश्चन आए तो तुमको पता हो कि क्या लिखना है। तो ये 4 पॉइंट है ना दोस्त, मतलब ये जो आंसर है ना, ये तुम्हारे सजेस्टेड आंसर का पार्ट हो सकता है। एजम्पशंस एंड मेथड्स के बारे में बात करता है तो एडुकेसी वाला जो पोर्शन है ना, वो मोस्टली सजेस्टेड आंसर का पार्ट नहीं होगा। मोस्टली अभी तक कुछ रोना नहीं है, बेट मैच नहीं हो रहा, आया है क्या सजेस्टेड आंसर, नहीं आया ना, सजेस्टेड आंसर आने दो, उसके बाद में देखो। लेकिन एडुकेसी वाला जो तुम्हारा आंसर है ना, एडुकेट है कि नहीं है, एडिक्वेसी वाला आंसर है ना, वो है ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैच नहीं होगा। क्योंकि देखो, स्टेट द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स व्हिच CAW शुड फॉलो टू इवेल्युएट द एडुकेसी, मतलब एडुकेसी वाला जो पॉइंट आता है ना, उसमें तुमको क्या पूछते हैं कि प्रोसीजर्स क्या है एडुकेसी है, एडुकेसी को इवेल्युएट करने के लिए। बट गिवन केस में क्या पूछा है कि उसने कर लिया है, उसको समझ में भी आ गया है कि
एक्सपर्ट में सिग्निफिकेंट एजम्पशंस एंड मेथड्स है। अब उसने क्या पूछा है कि रीजनेबलनेस एंड रिलेवेंस उसका देखना पड़ेगा। तो ये तो ऐसे 540 में से क्वेश्चन आना चाहिए था एजम्पशंस एंड मेथड का, बट उसने 620 में से पूछा है। तो ये जो आंसर है ना, ये जो आंसर है ना हमारा एजम्पशंस एंड मेथड्स का, मेरे हिसाब से ये तुम्हारे सेमेस्टर आंसर का पार्ट होगा। इसी वजह से मैं बोला था कि क्वेश्चन 2 को हो सकता था कि मैं ऑप्शन में छोड़ दूं, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसे जबरदस्त वाले थे इसमें जो तुमको हो सकता था कि नहीं समझने के। और 3 भाई मेटावर्स है ना, डिजिटल ऑडिट में मेटावर्स, तो डिजिटल ऑडिट हमने किया ही नहीं है, तो देखने का संबंध ही नहीं है। उसमें की कंसिडरेशंस पूछे हैं, आंसर क्या है एक बार देख लो, डिस्कस नहीं करेंगे, वैसे भी अपन छोड़ देते हैं। बट आंसर का है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो आता है ना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसमें ड्रोन, ऑगमेंटेड, देखो यहाँ पे 3D पेंटिंग भी लिखा है, वर्चुअल रियलिटी के बाद में जो मेटावर्स आता है ना, ये मेटावर्स ए वाला आंसर है तुम्हारा, जहाँ पे कंसिडरेशंस के बारे में बात होती है। ठीक है, ये आंसर सजेस्टेड का पार्ट रहेगा। मोस्टली ये किसी का मैच नहीं होगा, किसी का भी नहीं होता है, तो छोड़ दो, इसका तो कोई टेंशन नहीं है। ये तो वैसे आउट ऑफ सिलेबस समझ के हम आगे बढ़ते हैं। बात यहाँ पे आती है क्वेश्चन 2 क्यों छोड़ना था, क्योंकि यहाँ पे फैमिलियरिटी थ्रेट में लिखना क्या क्या है वो हमको पता नहीं है। और यहाँ पे 620 है ना, वो मोस्टली बच्चों ने रॉन्ग किया होगा एडुकेसी का आंसर लिख के। मोस्टली मुझे लग रहा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये रीजनेबलनेस, एजम्पशंस एंड मेथड्स का सजेस्टेड आंसर में रहेगा। तो ये बात आती है। तो क्वेश्चन 2 अगर छोड़ दो तो पेपर में ज्यादा दिक्कत की बात है ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 2 में डिजिटल ऑडिट था, क्वेश्चन 6 में तुम्हारा बैंक ऑडिट था, ये 2 क्वेश्चन ही ऐसे थे, अलग से थे, बाकी ज्यादा कुछ दम नहीं है पेपर में। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन 3। रुको 1 मिनट, इसको भी थोड़ा सा अच्छा करके आ जाते वापस। ठीक है, क्वेश्चन 3 के आंसर सब निकाल के रख दिए मैंने। ठीक है, क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 ए था ना तुम्हारा, कारों के ऊपर था, कारों के ऊपर था, कारों का क्लॉज नंबर 3 के ऊपर था। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। तो भाई साहब जिसको भी लग रहा है ना, देखो क्वेश्चन देख के ना बच्चों को लग रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बात करता है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कारों के अंडर क्या है, और दूसरी बात करता है कि एक यूआर कंपनी है, हम देखेंगे, एंड सब्सिडरी ए है, उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसका रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट कारो में नहीं आएगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। तो बच्चों को लगा कि पहला क्वेश्चन बात कर रहा है कि कारो एप्लीकेबल है कि नहीं है। भाई कारो तो एप्लीकेबल है ना भाई साहब। और अगर तुमको डाउट आया भी रहेगा ना, तो पब्लिक कंपनी को एग्जाम्पशन कहाँ पे है भाई, आउटस्टैंडिंग बिप्स में प्राइवेट कंपनी है, वो भी उसमें भी तुमको देखना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी भी नहीं होना चाहिए, होल्डिंग भी नहीं होना चाहिए। तो पब्लिक कंपनी को भाई साहब किधर भी एक्सेप्शन नहीं है, तो कारो का रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट का कुछ है ही नहीं इधर। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी तो है, मतलब एप्लीकेबल है कारो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने पूछा था, इसकी वजह से मैंने बता दिया। दूसरी चीज, अब यहाँ पे पूछा है तुमको, बहुत बड़ा बड़ा चीज दिया है और पूछा है कि तुमको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में तुमको कारो बताना पड़ेगा, और गिवन केस में क्या रिपोर्टिंग है ये बताना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, कैसे है देखते। सबसे पहले बात किया है इन्होंने, लोन दिया है सब्सिडरी को, 2 सब्सिडरी है, दोनों को लोन दिया है। अच्छा जी, हाँ मतलब सब्सिडरी कितने भी होने दो, लोन दिया है 2 को, गारंटर है एलएलपी के लिए, एंड इन्वेस्टमेंट किया है किसी स्टार्टअप में। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या दिया है कि लोन तुमने प्रोवाइड किया है, लोन गिवन है तो क्लॉज 3 आएगा, क्लॉज 9 नहीं आएगा, लोन दिया है तो क्लॉज नंबर 3 आएगा। अब यहाँ पे सब्सिडरी ए को लोन दिया है ड्यूरिंग द ईयर 10 करोड़ का, जिसमें से आउटस्टैंडिंग कितना है, 6 करोड़ का है। बी को दिया है 5 करोड़ का, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं, पूरा रिपे हो चुका है। और यू आर कौन है, अनरिलेटेड, यू आर अनरिलेटेड, रिलेटेड पार्टी नहीं है, यू आर एक पार्टनरशिप फर्म है, उसको लोन दिया है 3 करोड़ का, जिसमें से तुमको 1.5 करोड़ का क्या है, ओवर ड्यू है 120 दिन से ज्यादा। समझते हैं। फिर गारंटी के बारे में, एलएलपी को गारंटी दिया है, 7 करोड़ का लोन है, पूरा आउटस्टैंडिंग है। इन्वेस्टमेंट किया है एक स्टार्टअप में, केडी स्टार्टअप में 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, ये जो ओवरड्यू लोन है ना, कौन सा ओवरड्यू लोन है, ये जो 120 दिन का ओवरड्यू लोन है ना, इसमें उन्होंने क्या किया है, इनिशिएट किया है लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी। ये तो अच्छी बात है। हमने बात करी थी कि तुमको कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, रीजनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो इसने लिया है। हालांकि तुम्हारा सेटलमेंट नहीं हुआ है, लेकिन स्टेप्स तो लिए ना, लीगल प्रोसीडिंग को इनिशिएट तो किया है ना, तो अच्छी बात है। अच्छा जी, ऑल लोन्स एंड गारंटीज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड विद टर्म्स एंड कंडीशन, सारे टर्म्स एंड कंडीशन डॉक्यूमेंटेड है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सबसी ए है ना, एक सबसी ए का जो लोन है ना, एक लोन को उन्होंने रिन्यू किया है, मैच्योरिटी के ऊपर उन्होंने रिन्यू किया है विदाउट रीपेमेंट, और बैलेंस को एडजस्ट करके उन्होंने क्या किया है, रिन्यू किया है। तो यहाँ पे हमको कुछ कुछ देखना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या आता है, इसके बारे में बात होती है। सबसे पहले आएंगे
कारों में आएंगे, क्लॉज 3 में आएंगे, बात देखेंगे यहाँ पे क्या है। तुमको पूरा क्लॉज 3 ऐसे कैसे छापना था, पूरा क्लॉज 3, ठीक है। तो क्लॉज 3 इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी एंड तुम्हारा लोन्स एंड एडवांसेस सबके बारे में बात करता है। उसमें से सब क्लॉज ए जो है ना, सब क्लॉज ए जो है ना, ये क्या बात करता है कि तुमने लोन, गारंटी एंड सिक्योरिटी दिया है किसको, सब्सिडरी को दिया है, सब्सिडियरी एसोसिएट को दिया है एंड अदर देन सब्सिडियरी एसोसिएट को दिया है, उसको अलग अलग करके दिखाओ। आउटस्टैंडिंग बैलेंस किधर गया, हाँ, एग्रीगेट अमाउंट देखो एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये दो चीजें दिखाओ। तो अपन क्या करेंगे, सबसी का यहाँ पे आइए, अपन क्या करेंगे, लोन एंड गारंटी इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लॉज ए बात नहीं करता है, लेकिन आपने अगर लिखा है एग्जाम में तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उसको छोड़ दो, ठीक है। लिखा है तो रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात मोटा मोटी क्या करता है, लोन, गारंटी एंड सिक्योरिटी की। तो लोन्स एंड गारंटी को तुमको शो करना पड़ेगा, किसको, सब्सिडरी को कितना दिया है एंड अदर देन सब्सिडरी जेवी एसोसिएट को कितना दिया है। तो सब्सी ए को तुमने दो चीजों में फिर से बताना है, ड्यूरिंग द ईयर कितना है एंड आउटस्टैंडिंग कितना है। देखो एग्रीगेट अमाउंट बताना पड़ेगा एंड आउटस्टैंडिंग बताना पड़ेगा। तो एग्रीगेट अमाउंट बताना पड़ेगा एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग बताना पड़ेगा। तो एग्रीगेट अमाउंट तुम्हारा कितना है, 10 करोड़ दिया है तो 10 करोड़ बताना पड़ेगा। बी को कितना दिया है, 5 करोड़ दिया है तो 5 करोड़ बताना पड़ेगा। इसके साथ में इसका आउटस्टैंडिंग कितना है, 6 करोड़ है तो 6 करोड़ बताना पड़ेगा। और बी का आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यूआर है ना, यूआर ये कहाँ पे जाएगा, अदर देन सब्सिडियरी एसोसिएट में जाएगा। तो अदर देन सब्सिडियरी एसोसिएट को 3 करोड़ का लोन दिया है और इसका आउटस्टैंडिंग कितना है, 1.5 करोड़ का है। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 1.5 करोड़ जो है ना ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 120 डेज, ओवर ड्यू फॉर 120 डेज। तो यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है कि यहाँ पे हमको एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि ये जो ओवर ड्यू है ना वो तुम्हारा कहाँ पे है, बैलेंस शीट डेट के ऊपर से है। क्योंकि हमको एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, बैलेंस शीट डेट के ऊपर है। क्योंकि देखो अब पता नहीं कि सजेस्टेड आंसर में क्या आएगा, ये मेरा एजम्पशन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट डेट के ऊपर आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखना होता है तुमको, तो मैंने एज्यूम करके चला है कि ये तुम्हारा आएगा 1.5 करोड़, ठीक है। क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं है ना कि बैलेंस शीट डेट पे कितना आउटस्टैंडिंग था, हम यही मान के चलेंगे कि ये 1.5 करोड़ बैलेंस शीट डेट के ऊपर आउटस्टैंडिंग था करके, ठीक है। उसके बाद में हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपन सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं करेंगे, सब्सिडी में तो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता ही है, तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है। अब हमको बात आती है कि इसमें आंसर क्या लिखना है। तो एक तो ये चीज आ गई, दूसरी एक चीज आती है, ये जो आता है ना रिन्यू, रिन्यू किया है। तो आइए नीचे, रिन्यू किधर है, हाँ, रिन्यू एक्सटेंड या फिर फ्रेश लोन दिया है, रिन्यू एक्सटेंड या फिर फ्रेश लोन दिया है। तो अपन क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे एग्रीगेट अमाउंट कितना है एंड टोटल एग्रीगेट अमाउंट का लोन का परसेंटेज में बता देंगे। तो देखो एग्रीगेट कितना है हमारा, ड्यूरिंग द ईयर हमने लोन कितना दिया है, 10 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़। तो 10, 5, 15 और 3 18 हो गए, ठीक है। तो 18 करोड़ का हमने टोटल लोन दिया है, जिसमें से हमने क्या किया है, 2 करोड़ का लोन क्या किया है, रिन्यू किया है। तो 2/18 करके 11.11% आ जाता है। तो रिन्यू किया है, टोटल कितना है एंड हमारा एग्रीगेट में परसेंटेज भी हमने बता दिया। तो ऐसे देखो फॉर्मेट कोई भी हो तुम्हारा, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारी जानी चाहिए रिपोर्ट में। अब ये यहाँ पे एक हो सकता है कि ये 11% है ना, ये हमारा सजेस्टेड के साथ मैच ना हो, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग किया हो सकता है। उन्होंने रिन्यू में हो सकता है कि ये 18 + 2 करके 20 किया हो और यहाँ पे 2/20 किया हो, 2/20 करके इन्होंने बोला हो कि तुम्हारा 10% आएगा। तो ऐसा हो सकता है, बट अपन लेट से मान के चलते हैं कुछ तो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हो सकता है कि यहाँ पे 11 का 10% हो जाए, ठीक है, या फिर और कुछ एडजस्टमेंट हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग होने का मेरा भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एजम्पशन का फर्क पड़ता है ना, क्योंकि ये 2 करोड़ इसमें आता है कि नहीं आता है वो तुमको देखना पड़ेगा। ये चीज हो गई। अब तुमको देखना है कि बाकी सारी क्या क्या चीज आ सकती है। तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि तुमको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं। ए पॉइंट तो हमने कवर कर लिया कि तुम्हारा सब्सिडी का कितना है, बाकी का कितना है। फिर हमने यहाँ पे ई पॉइंट भी कवर कर लिया, एग्रीगेट अमाउंट। अब बाकी सारी बातें आती है, डॉक्यूमेंटेशन का, लोन का, गारंटी का, यहाँ पे टर्म्स एंड एडजस्टमेंट, सॉरी टर्म्स एंड कंडीशंस, प्री जुडिशियल तो नहीं है ना कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, या फिर रीपेमेंट के शेड्यूल्स तुमको चेक करने पड़ेंगे। और ये जो मोर देन 90 डेज है ना, ओहो, ये जो 120 डेज का रह गया, उसके लिए रीजनेबल स्टेप्स इन्होंने लिए हैं, तो ये भी तुमको कमेंट करना पड़ेगा। तो तुमको कमेंट में क्या क्या करना पड़ेगा, ए, बी, सी, डी एंड ई का क्लॉज। और अगर आपने एफ का भी किया है ना तो भी बहुत बढ़िया बात है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ की रिलेटेड उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया है, बट आपने किया है तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब आता है कि पूरा क्लॉज 3 जो है ना, पूरा क्लॉज 3 है ना, उसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन था। अभी यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मैनेजमेंट बोलता है कि यूआर कंपनी एंड सब्सिडी ए का जो भी आउटस्टैंडिंग है ना, मतलब कौन सा, ये जो 2 करोड़ का है एंड तुम्हारा
120 दिन से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये 120 90 से ज़्यादा आता है तो ए भी आएगा, ये तुमको मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। और जबकि ये सबसे ए का रिन्यू किया है तो ए भी आएगा, ये तुमको मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। क्लॉज अगर याद होके तुमने लिखे तो बहुत बढ़िया बात है। तो 90 डेज से ज़्यादा है, 120 डेज के लिए है यूआर का लोन, इसके लिए ये तुमको बताना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ रिन्यू किया है, इसके लिए तुमको क्लॉज सब क्लॉज ई में तुमको सबसी ए का भी बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके ऊपर का क्वेश्चन भी। हम कहाँ पे हैं? हम 3B में हैं। अब ये तो बहुत ही ईजी था, प्रोफेशनल एथिक्स, बहुत माँ कसम कितना कमाल का क्वेश्चन पूछा है। जज CAJ एंड CAG ये दो थे। CAJ जो है ना, जे एंड जेड बोलेंगे अपन, जे है ना वो क्या करता था, वो अपना खुद का इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रैक्टिस नहीं करता था, बस फर्म के साथ में था। और जेड जो था ना वो अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी करता था, पार्टनरशिप फर्म के साथ में। सबसे पहले उन्होंने फर्म के बारे में बताया है कि फर्म के बारे में तुम्हारे पास में AB AD ADA के कुछ टैक्स ऑडिट है। क्या बोला मैंने? AB AD ADA। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट के क्लाइंट, नॉन कॉर्पोरेट, भाई हमने कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट सारे आ जाएंगे ना, बस हमको देखना है कि टैक्स ऑडिट है किसका। तुम्हारा जो टैक्स ऑडिट है कौन से सेक्शन के अंडर है? AB है, AD है, ADA या फिर AE। तो ADA एंड AE जो है ना, ये तुम्हारे काउंट नहीं होते हैं, बाकी AB वाले सारे काउंट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये तुम्हारे काउंट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या? काउंट नहीं होते मतलब क्या? इसके कितने भी ऑडिट कर लो तुम, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके तुमको जितने मर्जी आते हैं उतने ऑडिट कर लो, बट AB के काउंट होंगे। कितने काउंट होंगे? 2 पार्टनर है, पर पार्टनर कितना लिमिट है? 60 का है, तो 60 इंटू 2 कितने हैं? 120। तुम्हारे पास में कितने हैं? 118 है। अब तुम कितने ज्यादा ले सकते हो? 2 ही ऑडिट और कर सकते हो। 118 कैसे आता है? देखो, फर्म के कैपेसिटी में हमने ये भी बात करी थी कि तुम्हारा फर्म का एंड इंडिविजुअल दोनों कंबाइन करके देखेंगे कि लिमिट कितना है। तो फर्म के कैपेसिटी में तुम्हारा लिमिट कितना है? देखो 60 10 70 30 100 एंड 5 105। एंड CAZ का इंडिविजुअल कैपेसिटी में कितना है? 4 + 9 13। तो हाँ सॉरी, यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा। तो 105 + 13 तुम्हारा कितना आया? 118 आया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हारे पास में 118 है, और तुम ले सकते हो 120, मतलब 2 ऑडिट अभी भी तुम कर सकते हो। कौन से वाले? AB के 2 ऑडिट अभी भी तुम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा AD एंड ADA के, तो भाई साहब कितने भी कर लो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। अब दिया क्या है क्वेश्चन ने दिया है कि 3 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट आ जाते। अप्रोच हुआ है 3 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट का AB का, तो हम बोलेंगे कि भाई साहब 3 नहीं कर सकते, 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 नहीं कर सकते, मतलब 2 नहीं कर सकते, 2 कर सकते हैं, 1 नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो 3 है ना, ये 3 में से हम 2 कर सकते हैं, लेकिन 1 नहीं कर सकते हैं, 1 नहीं कर सकते, ये हमको बताना पड़ेगा। और 4 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट आए हैं AD के, तो भाई साहब AD के तो कितने भी कर लो वो तो काउंट ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात है, इसमें कोई दम नहीं है भाई, कुछ दम नहीं है। ये तो जेब में तुम्हारे 5 मार्क है, इसका जो भी है ना 5 मार्क जो भी है ना, इसके जेब में 5 मार्क है, तुम्हारे जेब में 5 मार्क है भाई साहब। कमाल का क्वेश्चन था। इसमें तुमको लिखना क्या था? आ जाइए, यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आया था? देखो यहाँ पे हमने टैक्स ऑडिट असाइनमेंट के बारे में बात करी थी, AB में हमने बात करी थी AD ADA AE, ये तुम्हारे काउंट नहीं होंगे, इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। और बाकी चीज के लिए 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट होंगे पर पार्टनर, पर पर्सन, पर पार्टनर, ओ पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मैक्सिमम 60। अब यहाँ कॉम्बिनेशन कैसा भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, बस SQC1 का ध्यान रखो। तो जो कॉम्बिनेशन है ना, उनका अलोकेशन जैसा भी है ना फर्म में, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, अलोकेशन से हमको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज थी, बस इतना सा। और बस और एक चीज था, और एक चीज थी तुम्हारी कि एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म, एंड जब तुम्हारे पास में इंडिविजुअल कैपेसिटी है ना, इंडिविजुअल कैपेसिटी भी काउंट करने थे। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे रहेगा? हाँ देखो यहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी के भी तुमको काउंट करने थे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ दम ही नहीं था। ठीक है, डिस्कस करने की कोई बात नहीं है। अब ये कोई तो कंपनी है, यहाँ पे लोन देना है, तो बैंक को क्या चाहिए? बैंक को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। और कंपनी ने प्रैक्टिशनर को बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल करना है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट आ जाता है तुम्हारा। देखो मैंने बोला था कंपाइलेशन में से आ जाएगा, मोस्टली कंपाइलेशन आ जाता है। तो 4410 SRS 4410 के ऊपर का क्वेश्चन है। क्या बोला है? एक्स को क्या करना है? एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रिकॉर्ड करना है। क्या क्या पूछा है? देखो सबसे पहले इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, चिल्ला चिल्ला के बताया भाई, चिल्ला चिल्ला के बताया है कहाँ कहाँ पे एंगेजमेंट, कहाँ कहाँ पे इंडिपेंडेंस आएगा, कहाँ कहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं आएगा। हर जगह पे बोला है एश्योरेंस एंगेजमेंट में इंडिपेंडेंस आता है,
देखो इथिकल रिक्वायरमेंट दिखाई देता हूँ ना तुमको, इथिकल रिक्वायरमेंट तो हर जगह पे आता है, इथिकल रिक्वायरमेंट तो हर जगह पे आता है। मैंने बोला था कि इंडिपेंडेंस तुमको ध्यान देना पड़ेगा। देखो इथिकल रिक्वायरमेंट तो तुम्हारा हर जगह पे आता है, बट तुमको देखना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। जो तुम्हारे रिलेटेड सर्विस है ना उसमें इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, चिल्ला चिल्ला के बताया था। तो इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगा, इथिकल रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाएगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पूछा है एग्री टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्या कमाल पूछा है, मतलब मजा ही आ गया ना। देख एग्री टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में रिकॉर्ड करना है एक्सेप्ट करते समय। तो क्या रिकॉर्ड करना है, तुमने क्या रिकॉर्ड करना है भाई? 210 कॉपी पेस्ट करना था, 210 कॉपी पेस्ट करना था। एफ ऑब्जेक्टिव स्कोप रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिशनर का एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। देखो हम कैसे देखते हैं, तुम्हारा सबसे पहले क्या है एफ के हिसाब से हो गया, ऑब्जेक्टिव स्कोप हो गया। हम क्या बात करते, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर का, ऑडिटर नहीं यहाँ पे प्रैक्टिशनर का आएगा। तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यहाँ पे करेंगे, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर का, ऑडिटर नहीं प्रैक्टिशनर का। तो प्रैक्टिशनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इथिकल रिक्वायरमेंट को लेकर एंड उसके फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट के ऊपर आ गया। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपन क्या करते हैं, पीपीएफएस, डीम ऑफ आईसी एंड ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, वो सारी चीजें। बट यहाँ पे क्या होगा, पीपीएफएस नहीं पीपीएफआई। तो पीपीएफएस आ गया, डीम ऑफ आईसी आ गया, उसके साथ में जो ऑल इन्फॉर्मेशन एडिशनल की जगह पे यहाँ पे क्या था, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस एंड जजमेंट। क्यों था यहाँ पे, तो हमने बात करी थी कि मैनेजमेंट हमको इन्फॉर्मेशन देगा, हम बस कंपाइल करते हैं। तो हम मैनेजमेंट से लिख के लेंगे कि तू जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना वो एक्यूरेट एंड कंप्लीट है, तेरे जजमेंट के ऊपर हमको क्या कर ले, तू लिख के दे दे। ये क्या करेंगे, ये दो स्पेशल पॉइंट बस इतना अलग है, मतलब आंसर में तुम्हारे बस इतना अलग था, बाकी सारा पॉइंट कॉपी पेस्ट। और एक चीज था इंटेंडेड यूज वाला, स्पेशल पर्पज में आ जाता है वो वाला पॉइंट। ये अगर तुमको याद भी नहीं है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ये भी लिखा है ना एक्यूरेसी कंप्लीटनेस एंड जजमेंट को चेंज करके अगर लिखा है ना, मजा आ गया। 4 मार्क जेब में। और साथ में तुमको ये भी लिखना था कि तुम्हारा चेंजेस वगैरह है तो उसको ये करने का है, वो उसकी बात छोड़ दो। ये अगर आपने लिखा है ना तो 4 मार्क जेब में तुम्हारे साहेब। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी, ठीक है। एक बार मैं इसको आंसर लेके आता हूँ और उसके बाद में करेंगे। चलो क्वेश्चन 4 उसके भी आंसर लेकर आया हो। क्वेश्चन 4A के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एनबीएफसी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है माय बाप। ठीक है, बात करते क्या क्या है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे बात हो रही है कि एनबीएफसी बेस लेयर है, बेस लेयर है, अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, बट बेस लेयर है। तो बेस लेयर का क्या सीन होता है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि टीयर 1 कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो आता है ना, टीयर 1 का रेशो जो है ना उसका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करता है क्या, एक बात। दूसरी बात, पीडीआई के केस में, गोल्ड ज्वेलरी के केस में पीडीआई का क्या इंपैक्ट जाता है, क्या ट्रीटमेंट जाता है, इसके बारे में पूछा है। एंड और एक एडजस्टमेंट उन्होंने दिया है कि अदर एनबीएफसी में इन्वेस्टमेंट किया है तो टीयर 1 में क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं एक बार में, क्वेश्चन बहुत इजी है बट मेरे हिसाब से आईसीआई ने यहाँ पे गड़बड़ किया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरएआर क्या होता है तुम्हारा, टीयर 1 कैपिटल लेंगे अपन, ऊपर नीचे लेंगे रिस्क वेटेड एसेट, बात खत्म। टीयर 1 का रेशो तुम्हारा कितना आना चाहिए, 10% से कम नहीं आना चाहिए, मतलब कम से कम 10% आना चाहिए। लेकिन गोल्ड के अगेंस्ट अगर दिया है तो तुम्हारे गोल्ड वाला एनबीएफसी है तो उसके केस में तुम्हारा 12% आना चाहिए। गोल्ड वाला एनबीएफसी कैसे समझेगा, अगर उसके फाइनेंशियल एसेट के 50% से ज्यादा एसेट अगर गोल्ड वाले है, गोल्ड लोन से, तो ठीक है। हम बात करते हैं एक्सेप्ट एनबीएफसी बीएल, क्यों, क्योंकि एनबीएफसी बीएल में पीडीआई नहीं आएगा, ना ही टीयर 1 में ना ही टीयर 2 में। तो गिवन केस में एनबीएफसी बीएल है तो पीडीआई नहीं आएगा, मतलब पीडीआई अपन माइनस करेंगे। तो टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है सर, क्या आता है, ओन फंड्स एंड पीडीआई आता है। गिवन केस में पीडीआई नहीं आएगा तो ओन फंड्स आएंगे, लेकिन ओन फंड में से अपन क्या करेंगे, एक्सेस इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, एक्सेस इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे। एक्सेस कितने, एक्सेस ओन फंड्स, ओ का कितना आता है 0, आई का इन्वेस्टमेंट के आई का 1 आता है। तो 10 मतलब कितना, 10% के ऊपर के जितने आते हैं उसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एक्सीडिंग 10% जो आते हैं ना उसको माइनस करेंगे, इतनी सी बात आती है और कुछ दम नहीं है इसमें। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क वेटेड एसेट कितने दिए हैं उन्होंने, 1000। तो जो भी तुम्हारा टीयर 1 कैपिटल रहेगा डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट करेंगे, 10% आना चाहिए। गोल्ड का केस है तो गिवन केस में तुम्हारा 12% आना चाहिए। गोल्ड का केस कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि गोल्ड के अगेंस्ट में प्राइमरी उसका लेंडिंग है, तो क्योंकि 60% से ज्यादा उनके लोन गोल्ड के लोन से, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 12% आना चाहिए। गिवन केस में क्या हुआ है, टीयर 1 कैपिटल उनका 130 करोड़ है, लेकिन उसमें 15 करोड़ के पीडीआई है।
तो 15 करोड़ के पीडीआई अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि बेस लेयर है ना, तो अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 130 करोड़ में से 15 माइनस करेंगे, कितना बचता है, 115। तो 115 डिवाइड बाई 1000 तुम्हारा 11.5% आता है। आना कितना चाहिए था, 12%। तो कंप्लाई करता है क्या, नहीं करता है ना माए बाप। देखो 12% चाहिए था, आ रहा है 11.5%, तो कंप्लाई तो नहीं करता है। इतना हो गया, क्लियर है। अब उन्होंने बोला है कि उसने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ अदर एनबीएफसी में। सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पे उन्होंने बॉन्ड्स वर्ड का यूज किया है। बॉन्ड्स वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए था। क्यों सर? क्योंकि बॉन्ड्स वाले कौन से होते हैं, तुम्हारे सब्सिडरी वाले होते हैं। जो अदर एनबीएफसी है ना, अदर एनबीएफसी में बॉन्ड्स वाले में इन्वेस्टमेंट नहीं, तुम्हारे अदर एनबीएफसी के बस शेयर्स वाले इन्वेस्टमेंट काउंट होते हैं। सर क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? देखो मैंने क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसीज। यहाँ पे बॉन्ड्स है क्या, नहीं है। तो बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर्स कहाँ पे है, तुम्हारे सब्सिडरी में, तुम्हारे सेम ग्रुप के कंपनीज वाली बात होती है। तो यहाँ पे एक तो बॉन्ड्स का वर्ड उन्होंने यूज नहीं करना चाहिए था, बॉन्ड ये वर्ड को उन्होंने यूज नहीं करना चाहिए था, फिर भी किया है तो कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उन्होंने बोला है कि टोटल 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हारे ओन फंड्स के 12% है। अच्छा जी, तो अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ओन फंड्स के 12% है, तो ओन फंड्स कितने हुए, 10 करोड़ डिवाइड बाई 12%, 83.33 ओन फंड्स हो गए। तो एडजस्टमेंट क्या करनी होती है, ये जो 12% है ना, 12% है ना, अलाउ कितना है, 10%। तो जो 10% से एक्सीडिंग है ना, वो कितना है, देखो अगर ओन फंड्स 83.33 आते हैं तो उसका 10% कितना आएगा, 8.33। 10% कितना है, 8.33। इसके एक्सीडिंग कितना होना चाहिए, इसके एक्सीडिंग कितना किया है उन्होंने, 10 करोड़ किया है, तो 10 करोड़ माइनस 8.33, 1.667 या फिर 1.67 जो है ना, उन्होंने एक्सीड किया है। वो एक्सीडिंग वाला जो ओन फंड्स का एडजस्टमेंट है ना, इसको तुमको लेस करना पड़ेगा। ओन फंड में से तुमको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ओन फंड्स में से तुमको लेस करना पड़ेगा अदर एनबीएफसी के शेयर का 1.67 करोड़ तुमको लेस करना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पे दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है, उन्होंने बोला है कि टीयर 1 कैपिटल है ना, टीयर 1 कैपिटल उन्होंने बोला है कि 130 करोड़ है। ठीक है, टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है, ओन फंड्स लेस इन्वेस्टमेंट तुम्हारा और पीडीआई। अभी पीडीआई तो कैलकुलेशन नहीं होगा, तो टीयर 1 कैपिटल क्या होगा, बस ओन फंड्स लेस इन्वेस्टमेंट। ओन फंड कितना दिया है उन्होंने, जो हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया ना, वो 83.33 आ जाता है। इसमें भी तुमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कितना, 1.667। तो कितना बचेगा तुम्हारा, कुछ तो 81.66 बचेगा, 81.66 बचेगा। तो देख भाई, तू एक जगह पे बोल रहा है कि तुम्हारा जो टीयर 1 कैपिटल है वो 81.66 बोला ना, 81.66 है, और ऊपर तू बोल रहा है कि 130 माइनस 15 करके तो तेरा जो 115 आता है ना, वो तेरा टीयर 1 कैपिटल है। तो ये जो है ना, ये मिसमैच हो रहा है ना भाई। अभी देखो सीधा सीधा तो मिसमैच हो रहा है, अगर आईसीआई सजेस्टेड आंसर में कुछ और लेकर आता है तो अलग बात है, बट ये सीधा सीधा तो मिसमैच हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन की डिमांड देखेंगे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करता है, ये तो बात आती है। चाहे तुम्हारा 115 आ जाए, 115 आ जाए या फिर 81.66 आ जाए, दोनों केस में मिनिमम तो रिक्वायरमेंट 12% तो नहीं होता है ना भाई, तो ये तो रिक्वायरमेंट को कंप्लाई तो नहीं करता है। तीसरी चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट इन अदर एनबीएफसी। देखो यहाँ पे अच्छे से बोला है उन्होंने, इन्वेस्टमेंट, इसमें तुम्हारा एडजस्टमेंट क्या होता है, यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या होता है, तुमको ओन फंड्स में से तुमको एक्सेस ऑफ 10% लेस करना पड़ता है, जो कि हमने किया है। अब हम बात करेंगे कि पीडीआई के केस में गोल्ड ज्वेलरी वाले इन्वेस्टमेंट में एनबीएफसी में पीडीआई का क्या होता है, इंपैक्ट एंड ट्रीटमेंट। तो इसके बारे में तुम्हारे सिलेबस में तो कुछ नहीं है। एक तो मैं बात बताऊं, इसके बारे में तुम्हारे सिलेबस में तो कुछ नहीं है, और कुछ रहेगा अलग से तो वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो पीडीआई के बारे में बेस लेयर के केस में है भाई, बेस लेयर के केस में, गोल्ड ज्वेलरी के केस में कुछ नहीं है। तो सजेस्टेड आंसर में क्या आता है वो तो हमको देखना पड़ेगा, बट अगर आपने लिखा है कि ठीक है गोल्ड ज्वेलरी का कोई सीन नहीं है, बेस लेयर के केस में तुमको पीडीआई जो है ना वो तुमको कंसिडर नहीं करना है, चाहे टीयर 1 कैपिटल हो या टीयर 2 कैपिटल हो। तो मेरे हिसाब से मार्क्स मिलने चाहिए, और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए ना उन्होंने ग्रेस मार्किंग देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बी के। ये तो भाई क्या कमाल का क्वेश्चन है, क्या पूछा है देखो, एमबीए को तुमने परसेंटेज में पेमेंट किया है, परसेंटेज में एग्री किया है पे करने के लिए, और उसके साथ में स्टेट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का जो भी है ना, उसमें तुमने ऑडिट फीस को डिपॉजिट करना पड़ रहा है किसी रेगुलेशन की वजह से। तो आ जाइए भाई साहब, भाई साहब आ जाइए यहाँ पे, किधर गया, हाँ देखो, फ्लॉस टू पे, अलाउ, एग्रीज टू पे, जो भी है, जो पे कर रहे हैं ना, इसमें यहाँ पे एमबीए आता है क्या, एमबीए आता है। कहाँ पे नहीं आता है, पार्टनरशिप वाला जो क्लॉज है ना, क्लॉज 4 पार्टनरशिप, यहाँ पे एमबीए नहीं आता है। मुझे किसी तो
स्टूडेंट ने जस्ट बिफोर एग्जाम ये डाउट पूछा था, मुझे याद नहीं किसने पूछा था, बट उसने पूछा था कि एमबीए आता है क्या। तो भाई साहब क्या वो स्टूडेंट के तो मजे हो गए, सीधा सीधा कितने 5 मार्क जेब में। तो एमबीए जो है ना, एमबीए जो है ना वो क्लॉज 2 में आ जाएगा। क्लॉज 2 यहाँ पे एमबीए कंसिडर होता है तो गिल्टी नहीं होगा। और ऊपर से यहाँ पे लाइन देखो, देयर इज नो बार इन कोड ऑफ इथिक्स टू एक्सेप्ट असाइनमेंट वेयर इन परसेंटेज ऑफ प्रोफेशनल फी इज डिडक्टेड बाय गवर्नमेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे मैंने तुमको एग्जांपल के लिए ये भी बोला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी क्या होता है, कुछ तो फीस वो क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो उस केस में तुम्हारे पास में नो बार, मतलब तुम गिल्टी नहीं माने जाओगे। तो दोनों केस में देखो, यहाँ पे भी कोऑपरेटिव के बारे में बात हो रही है, तो दोनों केस में तुम गिल्टी नहीं हो, क्योंकि एमबीए कवर हो जाता है तुम्हारे क्लॉज 2 में। एंड यहाँ पे ये फीस जो ऑडिट फीस उन्होंने डिपॉजिट किया है ना, वो किसी लॉ रेगुलेशन की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की वजह से है। तो ये भी तुम यहाँ पे भी गिल्टी नहीं हो। बात सिंपल, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं था, कोई दम नहीं था दोस्त। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। यहाँ पे तो सिंपल बात आती है 2400। देखो यस ए ई लिखा है इन्होंने, देखो अरे भाई इनको कोई बताओ, यस आर ई होता है भाई, यस आर ई होता है, यस ए ई नहीं होता भाई, एश्योरेंस नहीं। यहाँ पे तो स्पेसिफिक रिव्यू एंगेजमेंट है ना, तो यस आर ई 2400 होता है, ठीक है जो भी है, तुमको तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे इतना कमाल का पूछा है कि देखो सबसे पहले तुमको कंक्लूजन पैरा बनाना है, ड्राफ्ट करना है पैरा कंक्लूजन, एंड बेसिस फॉर कंक्लूजन पैरा में क्या जाएगा, नथिंग 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 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे कहाँ पे गया, देखो अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया कि क्वालिफाइड कंक्लूजन देना है। देखो यहाँ पे बताया क्वालिफाइड कंक्लूजन, ये भी बता दिया है। तो नथिंग नथिंग में तो आ जाएगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये करके। अब तुमको ये देखना पड़ेगा, सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि गिवन सिचुएशन में तुमको क्या क्या आंसर का पार्ट बनेगा। देखो डेफर्ड रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, मैनेजमेंट से हमने एक्सप्लेनेशन मांगा तो हमको समझा कि वो अनरीजनेबल है, ठीक है। तो ये चीज है ना, ये पैरा तुम्हारे बेसिस फॉर कंक्लूजन का पार्ट बनेगा। अब यहाँ पे याद एक रखना है कि बेसिस का जो प्यारा है ना, बेसिस फॉर कंक्लूजन वो पहले आता है एंड कंक्लूजन का प्यारा नीचे आता है। मैंने कितना बताया था आपको इसके बारे में, देखो मैंने सीधा प्रोनाउंसमेंट से आपको बताया था कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड का, बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन का प्यारा जो है ना, रुको, हाँ, बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन का प्यारा है ना वो पहले आएगा, उसके बाद में क्वालिफाइड कंक्लूजन का प्यारा आएगा। तो बेसिस का जो प्यारा है ना, सॉरी, तो बेसिस का जो पैरा है ना उसमें तुम्हारा क्या चीज आएगा, यहाँ पे जो लिखा है ना ये तुम्हारे बेसिस का पार्ट बनेगा। एंड फिर जो क्वालिफाइड कंक्लूजन का जो हिस्सा है ना, क्वालिफाइड कंक्लूजन में क्या जाएगा तुम्हारा, एक्सेप्ट फॉर द मैटर, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, या फिर एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर जो तुमने दिखाया है। पॉसिबल नहीं आएगा क्योंकि तुमको अभी पता है, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट। एंड फिर तुम नथिंग नथिंग वाला लाइन लिखोगे और बात खत्म। नथिंग नथिंग वाला लाइन लिख के तुम क्या करोगे, बात खत्म करोगे। तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 में आंसर लेकर आता हूँ, रुको 1 मिनट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 ए की बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 5 ए में तो सीधा सीधा पूछा है कि की एलिमेंट्स क्या है तुम्हारे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में, की एलिमेंट्स क्या है, सीधा सीधा छप के आ गया भाई सब, 5 मार्क जेब में। की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, बात खत्म। की एलिमेंट्स इसको चेप दो। अगर किसी ने नीचे का आंसर लिखा है ना तो भी भाई साहब मार्क्स आ जाएंगे। देखो ऑलमोस्ट आंसर सेम है, ऑब्जेक्टिव स्कोप, अप्रोच, सीए के हिसाब से ऑडिट हुआ है, एग्जीक्यूटिव समरी, तो वही सारी चीज आती है। सीए के हिसाब से ऑडिट हुआ है, एग्जीक्यूटिव समरी, ऑब्जेक्टिव स्कोप, वही वही चीज आती है। तो अगर आपने मोटा मोटी भी ऐसी भी फेंक के भी आ गए ना भाई साहब, तो भी 2-3 मार्क तुम्हारे फिक्स है, ठीक है। तो इसका टेंशन मत ले लो, इसमें तो तुमको मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपने एक बार पढ़ के सही से थोड़ा बहुत भी रिलेटिव लिखा है ना, तो मैं आपको बताऊँ 2 से 3 मार्क तो आपके आने ही आने हैं। क्योंकि इसमें बस तुमको फेंक के आना था कि क्या क्या चीज़ आती है, एक्शन क्या रिक्वायर है, एश्योरेंस का नेचर क्या है, बस इतनी सी चीज़ आती है। ये आंसर तुम्हारा सजेस्टेड आंसर का पार्ट बनेगा। ये तो भाई ये तो आसान था, ठीक है, इसमें तो कोई दम नहीं था। बात करेंगे बी में, 5B में। देखो यहाँ पे तो यस सर बी आर 100, सॉरी यस सर बी आर नहीं, बी आर है सर, ठीक है। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी, अच्छा जी, ये चीज बोली है तुमको, ये चीज चिल्ला चिल्ला के एक चीज बताई थी, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। 8 नंबर का किधर गया, प्रिंसिपल 8 इक्विटेबल डेवलपमेंट, 8 नंबर का इक्विटेबल डेवलपमेंट, मार्जिनलाइज कमिटीज, मार्जिनलाइज कमिटीज, मार्जिनलाइज कमिटीज।
भाई ये दो वर्ड अगर आपने याद रखे थे तो प्रिंसिपल 8 आपको चेप के आना था, ऐसा का ऐसा जो यहाँ पे दिख रहा है ये तुम्हारा सजेस्टेड आंसर है, ऐसा ही मान लो, इसको तुमको चेप के आना था भाई सब। ठीक है, अपना बुक ही भाई सजेस्टेड आंसर है। ठीक है, इसको तुमको चेप के आना था, प्रिंसिपल 8 इक्विटेबल डेवलपमेंट, इसको तुमको चेप के आना था और 5 मार्क जेब में। और कुछ दम नहीं है भाई, कुछ दम नहीं है, ये दो वर्ड तुमको देखने थे, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, ध्यान भी नहीं देना था कि लिखा क्या है, दो वर्ड्स दिखे चेप के आ गए, बात खत्म। क्या लिखा है इंटरप्रेट करो, कुछ नहीं भाई साहब। मार्जिनल बोला था मैंने कि इस दो वर्ड के ऊपर ध्यान देना, ए आता है तो प्रिंसिपल 8 आएगा। सी क्या है तुम्हारा, ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी नेवर सब्जेक्टेड देमसेल्व्स टू द पीयर रिव्यू प्रोसेस। भाई इसको तो स्टार मार्क करके दिया था, इसको तो भाई चिल्ला चिल्ला के, कोई भी वीडियो ओपन करो, कोई भी वीडियो, रिवीजन वीडियो हो या फिर कौन सा भी वीडियो हो, चिल्ला चिल्ला के बताया था कि इसके ऊपर फोकस करो, तुमको ये याद हो जाएगा कि सीए गिल्टी है, लेकिन कौन से क्लॉज के अंडर है ये याद नहीं होगा। कितनी बार कौन सा भी वीडियो, सारे वीडियो यूट्यूब पे है ना भाई, सारा रिवीजन बैच, सॉरी रिवीजन एंड अपना पूरा बैच ही यूट्यूब पे है ना, तो कोई भी वीडियो ओपन करके देखो, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट में तुमको ये याद होगा, मैं बोला था कि पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के बिना लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हो, गिल्टी करके आओगे कौन से क्लॉज में, क्लॉज 9, क्लॉज 9 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, क्लॉज 9 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, क्वेश्चन भी मैंने स्टार मार्क करके दिया था, क्वेश्चन भी मैंने स्टार मार्क करके दिया था, मैं बोला था कि ये क्लॉज 9 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, यही याद नहीं होगा, बाकी सब आप लिख के आ जाओगे। इसका आंसर का कंटेंट एक बार पढ़ने के लिए कहा था, और अगर आपने अल्टरनेटिवली 1 2 2 भी किया है ना, 1 2 2 भी किया है ना, तो भी होपफुली आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव सोल्यूशन में तुम्हारे पास में 1 2 2 भी है, तो इसका भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया मिल सकते हैं, अभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तुम्हारे ऊपर है। अब ये चीज़ है, ये तो भाई देखो, स्टार मार्क तो तुम्हारे सामने है ना, अभी तो नहीं किया ना स्टार मार्क तो तुम्हारे सामने, ये बताया था कि आएगा, तुमको ये समझना होगा कि क्लॉज कौन सा है। ठीक है, क्लॉज कौन सा है, तो देखो भाई साहब, बस क्लॉज के ऊपर मार्क्स थे और कुछ नहीं था दम इसमें। ठीक है, तो 4 मार्क जेब में। ठीक है, क्वेश्चन 6 इसके भी आंसर लेकर आता हूँ, रुको 1 मिनट। चलिए, ये भी क्वेश्चन 6 के भी आंसर में आपके आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन 6 में क्वेश्चन सबसेक्शन सब क्वेश्चन ए क्या है वो बात करता है कि देखो भाई, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसमें तुमको क्या करना है, तुमको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। तो तुमने क्या किया है, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट का यूज करना है तुमको। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि ऑडिट एविडेंस का अप्रोप्रिएटनेस है ना, वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है क्या ऑडिट एविडेंस, उसको डिटरमाइन करने के लिए तुम्हारे कंसिडरेशंस क्या होने चाहिए, एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है उसको डिटरमाइन करने के लिए तुम्हारे पास में कंसिडरेशंस क्या होने चाहिए, एंड सजेस्ट द प्रोसीजर्स कि तुम टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट को कैसे यूज करोगे। सर क्या है आंसर इसका, ये कहाँ से पूछा है, देखो हमारे पास में यूजिंग टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट है ना, ये आंसर है भाई साहब इसका। अब बच्चों ने क्या लिखा है मैं आपको बताऊँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जो टाइप 2 रिपोर्ट है ना भाई साहब, ये वाला आंसर लिखा है, टाइप 2 रिपोर्ट का ये वाला आंसर लिखा है। तो मेरे हिसाब से अभी तक आया नहीं है, सजेस्टेड आंसर आया नहीं है, तो टेंशन लेना नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये आंसर तुम्हारा सही नहीं है। हो सकता है कि आपको इसके लिए मार्क्स मिल जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो ये भी थोड़ा थोड़ा मैच हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ये भी मैच हो जाता है, बट ये ना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बट तुमको 1 2 मार्क तो देने चाहिए, ये अगर आपने आंसर लिखा है तो मेरे हिसाब से सही आंसर ए है, क्योंकि ये टाइप 1 टाइप 2 दोनों के बारे में बात करता है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिजाइन में तुमको ये सब लिखना था, कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स लिखना था, और साथ में ये जो है ना सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये जो तुमको पूछा है ना, देखो तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 डिमांड है तुम्हारे पास में क्वेश्चन में। सबसे पहले डिटरमाइनिंग सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, इसका आंसर ये आएगा कि हम क्या करेंगे, सर्विस ऑडिटर का प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करेंगे, लेकिन अगर वो सीए है तो अपन उसका कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस चेक नहीं करेंगे। और दूसरी चीज कि स्टैंडर्ड एडुकेट स्टैंडर्ड के अंडर जो रिपोर्ट दिया ना वो स्टैंडर्ड एडुकेट है क्या, जैसे कि अपन क्या करते हैं 3402 में जो स्टैंडर्ड है ना तुम्हारा एश्योरेंस एंगेजमेंट का, वो स्टैंडर्ड एडुकेट है क्या, वो अपन चेक करेंगे यहाँ पे इस केस में। तो ये 2 चीज है ना, इससे तुमको समझेगा कि जो ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है कि नहीं है करके। तो ये सिंपल सी बात थी, यहाँ पे तुमको पहला ए आंसर लिखना था, यहाँ पे तुम्हारे पास में 2 मार्क आ जाएंगे, और उसके बाद में तुमको ये 3 पॉइंट लिखने, तो 2 तुम्हारे लिए 3 मार्क के लिए रहेंगे, तो 5 मार्क यहाँ पे तुम्हारे हो जाते हैं। क्या बोला मैंने, जो सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस का क्वेश्चन था इसके लिए ये 2 पॉइंट 2 मार्क हो गए, एंड तुम्हारे पास में जो नीचे का क्वेश्चन है उसके लिए ये 3 पॉइंट 3 मार्क हो गए, बात खत्म।
यही आंसर है तुम्हारा, और मेरे हिसाब से सजेस्टेड आंसर का पार्ट भी यही बनेगा। अब अगर आपने ये नीचे वाला पोर्शन लिखा है तो हो सकता है कि आपको 1-2 मार्क मिल जाए। तो देखते हैं अभी सजेस्टेड में कैसे आता है करके, ठीक है। तो अगेन ये अगर आपने सही नहीं किया है ना तो भी डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा इसमें टेक्निकल चीज थी थोड़ी सी, तो इसमें हो सकता है कि एग्जाम प्रेशर में अटेंड ना हो, ये समझ में ना आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो एक क्वेश्चन भी, ये तो बैंक ऑडिट का था, हमने तो छोड़ दिया था, बट किसी को देखना है इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, ये क्या हुआ है, बैंक ने लोन के सेटिस्फेक्शन में प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है। तो हमने किया नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट। वैसे तो अपन बैंक ऑडिट, डिजिटल ऑडिट छोड़ के गए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, कौन से हेड में प्रॉपर्टी जाएगी, अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो इसको। कौन से हेड में प्रॉपर्टी का हेड कौन सा जाएगा, और ऑडिट के प्रोसेस के बारे में बात करी है। तो देखो, प्रॉपर्टी जो है ना वो तुम्हारे पास में, 1 मिनट देना मुझे। देखो यहाँ पे बात होती है, तुम्हारे पास में फिक्स एसेट में 2 टाइप के आते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारे इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स वाले जो आते हैं ना, वो 7 साल से ज्यादा तुम्हारे पास में नहीं रहने चाहिए, ठीक है। 2 हेड आते हैं, एक आता है प्रीमाइस एंड तुम्हारा अदर फिक्स एसेट, ठीक है। प्रीमाइस में कौन से जाते हैं, तुम्हारे पास में जो बैंक यूज करते, बैंक के यूज में आते हैं, बैंक का बिल्डिंग हो, बाकी सारी चीजें। तो अदर फिक्स एसेट है ना, अदर फिक्स एसेट में बहुत सारे प्रॉपर्टी, बहुत सारे हेड जाते हैं, ठीक है। स्टेशनरी स्टैम्प पे वो सारे। अभी जो सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स में जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है ना, उसका हेड क्या जाता है, नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स। क्योंकि लोन के अगेंस्ट में तुमने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है ना, तो उसको तुम 7 साल से ज्यादा नहीं रख सकते हो, तुमको अलग से दिखाना पड़ेगा। तो हेड क्या जाएगा, एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स करके तुम्हारा अलग से हेड जाएगा। उसमें तुम रखोगे प्रोसीजर, उसमें क्या होते हैं, ये रहे तुम्हारे प्रोसीजर, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने 2 पूछे, अरे ये क्यों ओपन होता है बार बार, सॉरी, छोली छोली छोली। तो एक तो स्पेसिफिक पूछे एंड ऑर्डर पूछे है। तो अभी ये स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या चीज आती है वो तो हमको सजेस्टेड में देखना पड़ेगा, बट ये तो तुम्हारा पक्का पक्का सजेस्टेड आंसर का पोर्शन रहेगा, ठीक है। इतना तो रहेगा। एंड एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स, ए उसका हेड रहेगा। अब बाकी पता नहीं कौन से प्रोसेस वो पूछते हैं, ये भी अगर आपने गलत किया है तो भी कोई बात नहीं। क्यों नहीं सर, क्योंकि देखो बैंक ऑडिट है बैंक ऑडिट है, इसको छोड़ के जाना ही मतलब बनता है। जिन्होंने करके गए ना, उनसे एक बार पूछो कि आपका ये सही आया क्या। मैं बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द 80% लोगों का ये सही नहीं आया होगा। उन्होंने क्या लिखा है कि 7 साल से ज्यादा होल्ड नहीं करते, हाँ ठीक है, बट उन्होंने वो लिखा है कि फिर एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स उसी हेड में जाएगा। उन्होंने उसके प्रोसीजर सही से लिखे हैं क्या, पूछो। मोस्टली उनके गलत हुआ है, मोस्टली उनका गलत हुआ रहेगा। तो अगर ये आपने क्वेश्चन नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन सी तो बहुत ही आसान था। यहाँ पे लिखा है कि रिंग लिमिटेड सब्सिडरी है पर लिमिटेड का, उसका जो सीए है पर लिमिटेड का, उसमें जो ये किया था, सॉरी, रिंग लिमिटेड का जो ऑडिटर था उसको अपॉइंटमेंट ऑफर हुआ है किसका, पर लिमिटेड में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो बहुत ही सिंपल था भाई साहब, इसमें तो कोई दम ही नहीं था, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ तुमको। यहाँ पे देखो, सब्सिडरी है एचएस लिमिटेड का, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है ना, उसमें डायरेक्टर बनना चाहता था, उसका पोजीशन ऑफर हुआ था। तो क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, और ये तुम्हारे पास में डी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डायरेक्टर, एक्सेप्ट नहीं करना था। ये चीज सिंपल से आती थी, क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल 1111 का जो है ना परमिशन वाला, उसका आंसर यहाँ पे था। सर हमारे नोट्स में आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट देना मुझे। ये देखो, ये जो हमारा क्लॉज 11 है ना, क्लॉज 11 में अपन ने बात करी थी जनरल परमिशन, स्पेशल परमिशन के बारे में बात करी थी। उसके नीचे मैंने आपको बताया था रिलेटिव क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे होता है। उसके बाद में आपको बोला था कि डायरेक्टर प्रमोटर डायरेक्टर एंड एचयूएफ रिलेटिव बिजनेस, उस सब के बारे में समरी में दिया था आपको। यहाँ पे देखो एक अलग से पॉइंट मेंशन किया है, एकदम हल्का फुल्का पॉइंट मेंशन किया है कि ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी कांट बी डायरेक्टर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। तो नहीं बन सकता है तो नहीं बन सकता है, बात खत्म। तो अलाउड नहीं है, ये तुमको देखना पड़ेगा। तो इसका सजेस्टेड आंसर आपको देखना है, तो ये रहा उसका सजेस्टेड आंसर, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, बात खत्म, ठीक है। अब बचा है तुम्हारा हाँ ठीक है, इसका इसका आंसर मैं 1 मिनट में, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का आंसर मैं आपके लिए 1 मिनट में लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो, प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग का ये आंसर तुम्हारे सामने ये रहा, ठीक है। क्या पूछा है तुम्हारे, अंडरटेकिंग प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रिलेवेंट एविडेंस, इसमें तुमको प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन फॉरेंसिक अकाउंटिंग का
फॉरेंसिक अकाउंटिंग में जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ये जो स्टेप्स है ये तुम्हारा आंसर का पार्ट बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत इधर उधर हो सकता है, बट मोस्टली यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ये प्रोसीजर वाला जो पॉइंट है ना, यही तुम्हारा आंसर है। लेकिन इसको किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा होपफुली, क्योंकि ऊपर जो है ना प्रोफेशनल एथिक्स दिया है ना भाई, परोस के एकदम 11-1-1 करके एकदम हाथ से तुमको खिला रहे हैं भाई साहब, ले लो 4 मार्क ले लो। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ तुमने अटेम्प्ट की है तो इसके बारे में छोड़ दो, ठीक है। अब 2 मिनट पूरे पेपर के बारे में डिस्कशन करते, पूरे पेपर के बारे में अच्छे से डिस्कशन करते। सर आपको कितने मार्क्स आने चाहिए वो सारी चीज़ें तो आपने उस वीडियो में देखनी है जो डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन कौन से क्वेश्चन सही आ जाते तो भी ठीक था, गलत हो गए तो भी ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो सर, ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, सबसे पहले ऐसे 720 के बारे में, तो अगर ये आपका गलत हुआ है ना तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, गलत हुआ है तो भी ठीक है, इसमें भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं था। देखो हमने तो बात करी है, देख भाई बुक के साथ में मैच करना इजी हो जाता है, मुझे पता है, मैं कर रख के दिखा रहा हूँ तुमको, बट वो सजेस्टेड आंसर के लिए करके दिखा रहा हूँ। मैंने अगर पेपर अटेम्प्ट किया होता तो ऐसे भी एग्जैक्ट मैं भी नहीं लिख पाता। तो बुक के साथ में मैच करके दिखाना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे बुक्स में आया है, नाच के कोई फायदा नहीं है। मुझे देखना है कि बच्चे पास हो सकते थे क्या, तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये जो ऐसे 720 है ना, ये अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, गलत हुआ है या फिर आधा अधूरा सही हुआ है ना, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 8 to 40 अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं हुआ है और आपका गलत हुआ है या फिर आपने लिखा नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ना, एक इसका है PRFI का है ना, तो ये आपका सही होना चाहिए था दोस्त, ये तो आपका सही होना चाहिए था, इजी था, तो ये तो आपका सही होना चाहिए था। फिर हम बात करेंगे एक इसका है SQC1 का, तो Q2 या Q6, देखो Q6 में देखो एक बैंक ऑडिट का था। फिर ऐसे 402 मोस्टली तुमको नहीं समझा होगा, एंड तुम्हारे पास में बस प्रोफेशनल एथिक्स का एक पॉइंट था, तो Q6 भी डिफिकल्ट था एंड Q2 भी डिफिकल्ट था। तो मेरे हिसाब से Q2 या 6 में से आपने एक ऑप्शन में छोड़ना चाहिए था, Q2 ऑप्शन में छोड़ा है तो भाई बहुत बढ़िया बात है। Q6 में क्योंकि 4 मार्क तो श्योर शॉट तुमको पता थे, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स था, 11-1-1 क्लॉज, वो तो 4 फिक्स थे तुम्हारे पास में, एंड 402 अगर आपका आधा अधूरा भी सही आता है तो यहाँ पे 1-2 मार्क मिल जाते, तो वहाँ पे ज्यादा मार्क आने के चांसेस थे। यहाँ पे तो तुमको भाई साहब लिखना क्या है वो भी पता नहीं है, सजेस्टेड आने के बाद में। उसके बाद में पेपर चेकर यहाँ पे ना उसको लैंग्वेज चाहिए होता है SQC में, बाकी जगह पे ज्यादा लैंग्वेज नहीं देखता है, तो ये मोस्टली आपने Q2 अपने ऑप्शन में छोड़ना चाहिए था। तो ये अगर आपका गलत, ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं है, हमको सजेस्टेड देख के ही पता चलेगा। दूसरी चीज क्या है, ऑडिटर से एक्सपेक्ट, हाँ भाई साहब ये भी जो चीज आती है ना, ये भी डिफिकल्ट है कि आपने इस चीज को पढ़ा होगा, ये चीज आपको याद हुई होगी, तो अगर ये भी गलत होता है ना तो भी छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। सर इतने सारे गलत हो रहे तो पास कैसे हो जाएंगे, उसके लिए वो वीडियो तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। मेटावर्स डिजिटल ऑडिट है, छोड़ दो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा है, Q1 में से देखो, Q2 अगर आप ऑप्शन में छोड़ देते तो Q1 में से तुम्हारा एक क्वेश्चन तो सही सही आ रहा है, तुम्हारा एक क्वेश्चन सही सही आ रहा है, बाकी इधर उधर के 2-4 मार्क बटोर के चलो। अब Q3, 4, 5 है ना, इसमें तुमको अच्छे से मार्क्स आने चाहिए। एक तो एक क्वेश्चन गलत है माना, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया है, ग्रेस मार्किंग भी आ सकता है, और ये इसमें कोई दम नहीं था, ठीक है। Q3 ये कारो था, इसमें कोई दम नहीं था, ये तुमको आना चाहिए था, और कारो इंपॉर्टेंट था, हमने बहुत ज्यादा टाइम भी दिया था, अच्छे से भी किया है। तो क्लॉज 3 बहुत बड़ा है, हमने छोड़ के गए थे, क्लॉज 3 कौन पढ़ता है, ये बोल के नहीं चलेगा भाई साहब, ये तो तुमको आना चाहिए था। और इसको आधा अधूरा भी तुमने अटेम्प्ट किया है, मतलब ये भी अगर तुमने लिखा है, अगर तुमने एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखा है बट ये लिखा है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, रीजनेबल स्टेप्स, ये कुछ कुछ लिखा है ना, तो भी मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि चेकिंग अच्छे से हो जाएगा, इसका टेंशन मत ले लो आप, ठीक है। फिर ये तो भाई साहब इसमें तो दम ही नहीं है, इसके बारे में तो अपन बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। ABAD ये तो आना ही चाहिए था। फिर ये जो है ना कंपाइलेशन है ना, कंपाइलेशन में भी कुछ नहीं था भाई, आंख बंद करके 210 के पॉइंट भी छेप छेप के आए ना तुम, तो भी तुमको 4 में से 2-3 मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो Q3 तो मस्का था भाई साहब, इसको तो छोड़ना नहीं था। Q4 ये भी मक्खन था, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ग्रेस मार्किंग आ सकता है, ऊपर मैंने गलती से बोला रहेगा, यहाँ पे ग्रेस मार्किंग आ सकता है, NBFC वाला क्वेश्चन है, बट इसमें अगर तुमने किया है ना अच्छे से, कुछ करना ही नहीं था, ये तो तुमने किया ही होगा 11.5%, ये भी तुमने किया होगा 83 और माइनस किया होगा 1.67, ऐसा एडजस्टमेंट लिखा भी है ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ग्रेस मार्किंग आ सकता है, यहाँ पे ICI को पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछता है। देखो भाई ICI एक तो MTP में गलत करता है ना, तो वो भी चल जाएगा ना भाई, MTP गलत किया बाद में दे दिया, भाई इस क्वेश्चन में क्यों कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन, अगर तुमको कॉन्फिडेंस नहीं हो तो ऐसे क्वेश्चन बनाते क्यों हो, ठीक है। ऐसे ICI को गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट भाई साहब
एक तो पेपर डिफिकल्ट निकालना है आपको, और ऊपर से यहाँ पे छोटे छोटे मिस्टेक करने हैं, तो डिफिकल्ट निकालना है तो अच्छे से निकालो ना भाई। तो क्यों करते हो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक? ठीक है, आपने देखना चाहिए ना अच्छे से कि कैसे रिवर्स में आता है, क्या सही है क्या गलत है क्या। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बाद में बोलते कि किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो वो क्या करो, मेल करो पेपर में क्या गड़बड़ है क्या कुछ। ऐसे नहीं होना चाहिए ना भाई। डिफिकल्ट पेपर निकालते हो तो ये इंश्योर करो कि आपका पेपर अच्छे से है, बना है पूरा अच्छे से। तो ये चीज़ है ना, यहाँ पे आपको ग्रेस मार्किंग मिल जाएगा, थोड़ा तो ग्रेस मार्किंग मार्किंग मिलना ही चाहिए भाई साहब। ठीक है, थोड़ा ग्रेस मार्किंग मिलेगा और यहाँ पे आपके 5 मार्क आ सकते हैं। ये आप इंश्योर करो अगर आपने इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो। ठीक है, या फिर सजेस्टेड देखना पड़ेगा हमको। फिर एमबीए का तो भाई मक्खन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये क्या था, ए भी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, प्यारा बनाना था, नथिंग वाला पॉइंट आपको याद है तो बात खत्म। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो क्वेश्चन 3 4 5 तो मक्खन है भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे बेसिस का पैरा ऊपर था, कंक्लूजन का पैरा नीचे था, वो अगर आपने किया है, अगर नहीं किया है ना तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो भी आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट निकाला है भाई साहब, यहाँ पे मार्क्स मत काटो। ठीक है, क्वेश्चन 5 में की लिमिट में आपने कुछ भी लिखा है तो भी 2 3 मार्क आ जाएंगे, तो इसका टेंशन भी छोड़ दो तुम। बी जो है यहाँ पे तो भाई प्रिंसिपल 8, एंड तुम्हारे सी जो है ना, ए भी पीयर रिव्यू का प्रोसेस है ना, ए भी आना चाहिए था। तो हमने देखा क्यों गलत था। देखो 6 में ना 402 में दिक्कत है, बच्चों को हो सकता है कि नहीं समझा होगा कि आंसर क्या लिखना है, तो इसका तो छोड़ दो। बैंक ऑडिट तो हमने छोड़ के गए, डिजिटल ऑडिट छोड़ के गए हैं। सी में हाँ ये आ सकता है, ये इसमें 4 मार्क आने चाहिए तुमको। तो क्या क्या होना चाहिए था तुमको, क्वेश्चन 3 4 एंड 5 है ना, उसमें से तुम्हारा मैक्सिमम पेपर अच्छा जाना चाहिए था। जो तुम्हारे 14 मार्क्स में से तुम्हारे कम से कम 20 मार्क तो कम से कम सिक्योर हो, 20 या 25 मार्क्स बोलो, 25 से ज्यादा नहीं, हाँ ठीक है 25 तो मार्क्स एटलीस्ट तुम्हारे ये 3 क्वेश्चन में से सिक्योर होने चाहिए थे। और यहाँ पे तुम्हारे 4 मार्क आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन 1 में तुम्हारे पास में, क्वेश्चन 1 सी में तुम्हारे पास में 4 मार्क आ जाएंगे, 8 मार्क हो गए। और ऊपर तुम्हारे पास में बाकी जितने भी मिलते हैं बोनस है। तो कम से कम तुम्हारे थ्योरी पेपर में मैं बोलता हूँ कम से कम 30 मार्क सिक्योर होने चाहिए थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम 30 मार्क तुम्हारे सिक्योर होने चाहिए थे। देखो 14 है ना, ये पेपर तुम्हारा बहुत ही अच्छा था, ये पेपर तुमको अटेम्प्ट करना था। एंड ऊपर से क्वेश्चन 1 उसमें से जितने भी आते हैं तुमको, एंड क्वेश्चन 2 या 6 में से जितने भी आ जाते हैं ना, वो सब तुम्हारे लिए बोनस है। ऐसे मिलकर सारे मिलकर तुमको 30 मार्क तो कम से कम चाहिए। 10 मार्क तो एमसीक्यू में से आ जाएंगे, पास तो तुम हो जाओगे। अब पास के ऊपर जितना मिलता है भगवान की मर्जी है। बस यही चीज थी। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।